पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव श्यामनगर में भोला नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में भोला के साथ उसके बूढ़े माँ बाप भी रहते थे। भोला का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई जमीन थी, न ही कोई और जरिया। भोला दिन भर मजदूरी करता रहता और जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। ये देखकर भोला के माँ बाप बहुत दुखी होते थे। हमारे पास न अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो सीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, खुदा सब देख रहा है। भोला ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत ही ज्यादा परेशानियां देखी हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हमारा बेटा बहुत समझदार और अक्लमंद है। देख लेना सीमा, एक दिन हमारा बेटा भी बहुत दौलत कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भोला हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत भी बदलेगी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन भोला लाला किशन के खेत पर काम कर रहा था। लाला किशन पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ और बहुत उदास लग रहा था। लाला किशन को उदास देखकर भोला फौरन उसके पास गया। क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरी फिक्र में है। कुछ हुआ है क्या? तो बताएं, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी मदद कर सकता है क्या? अगर तू किसी की मदद करने के लायक होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। मालिक, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है, किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे हक में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। और सब्र से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भोला की ये बातें सुनकर लाला किशन बहुत खुश होगा। अरे भोला, तेरे ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर दिल को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर गुजार रहा है। मालिक, ये सब मेरे वालिद की सिखाई हुई बातें हैं। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने वालिद से जिद करता था तो मेरे वालिद हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा भोला, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप में ठंडी छांव की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी सर्दी की ठिठुरती रातों की तरह मुश्किलें लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस सब्र और हौसला बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह भोला, लगता है तेरे वालिद बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? बताएं, आप एक बार मुझे साफ साफ बताएं। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे भोला, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। मालिक, बताएं तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। अपनी परेशानी भोला को बताई। भोला, हमारे गांव में मेरे वालिद की एक पुश्तैनी ज़मीन थी जो काफ़ी नस्लों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है,
लेकिन हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस ज़मीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे वालिद की पुश्तैनी ज़मीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं मालिक। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ भोला, अब तू ही बता मैं अब क्या करूँ। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी ज़मीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। भोला ने कुछ देर सोचा। मालिक, आप फिक्र मत करें। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बता भोला, वो क्या तरीका है? भोला ने लाला किशन को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लाला किशन बहुत मुतासिर हुआ और खुश होकर बोला, अरे वाह भोला, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी ज़मीन मुझे ज़रूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरा ये मंसूबा कामयाब हुआ तो मैं अपनी ज़मीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है भोला, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। भोला खेत में अपने कामा लग गया और रात देर तक काम करता रहा। अगले दिन भोला रामलाल और बिरजू नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला किशन की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्ते मालिक, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं एक मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। मालिक, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला किशन मालिक आपके बारे में सही कह रहे थे? लाला किशन ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं मालिक, चलिए तो मैं अब चलता हूँ। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। भोला जाने लगता है। तभी रामलाल और बिरजू ने भोला को रोककर ये पता लगाने के लिए कि लाला किशन ने भोला को उन लोगों के बारे में क्या बताया है कहा। अरे भाई, इधर आओ। शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। भोला फौरन उनके पास चला गया। शुक्रिया मालिक, बताए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है मुझे, मैं कोई भी काम कर लूंगा। अरे सब्र रख, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लाला किशन हमारे बारे में क्या कह रहा था।
मैं पहले लाला किशन के यहाँ काम करता था और वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला किशन ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी मालिक लाला किशन से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार रामलाल मालिक और बिरजू मालिक सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था तूने। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह मालिक, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला किशन मालिक कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना सोच भी नहीं सकता। रामलाल और बिरजू भोला की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भोला की मेहनत ने रामलाल और बिरजू का दिल जीत लिया। एक दिन रामलाल अपने बेटे बिरजू से बोला, बिरजू बेटा, ये भोला तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने उसे रोक लिया। हाँ वालिद साहब, आप सही कह रहे हो। भोला बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम रामलाल और बिरजू अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वो अपनी खेत पर पहुंचे तो देखा कि भोला इतनी देर तक भी काम कर रहा था। भोला, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। मालिक, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जमा कर पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा दिल भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो भोला। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर थोड़ा आराम करो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। ठीक है भोला, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा दिल करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद रामलाल और बिरजू खेत को भोला के भरोसे छोड़कर घर चले गए। अगली सुबह जब बिरजू और रामलाल अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए। क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ ढांचा बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है
और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। हमें नहीं पता ये लाश यहां कैसे आई। हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और उसे यहां कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी भोला वहां आ जाता है। मालिक, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है मालिक? भोला, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये ढांचा आ गया है। ये ढांचा यहाँ कहां से आ गया? ये तो बहुत संगीन बात है। हाँ भोला, पता नहीं ये ढांचा यहां कहां से आया है, और थानेदार साहब को लगता है कि उसे हमने यहां मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई तदबीर सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में सरगोशी करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूं। जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। भोला, रामलाल और बिरजू थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों की फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। देखो भोला भाई, कोई तदबीर सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूं, इस ढांचे को देखकर ऐसा लगता है कि उसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। रामलाल फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और भोला की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी भोला को बता दी। देखो भोला भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही। क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हथियाली थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताएं। रामलाल ने जमीन हथियाने की पूरी कहानी भोला को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद भोला ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ भोला भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों के रिलेटेड कौन सी बात ज्यादा अहम है, ये जमीन या फिर आपकी जान? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताएं कि ये जमीन लाला किशन की है। आप उनसे बोलें कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे भोला, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन लाला किशन की है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, लाला किशन को। और जब लाला किशन जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। भोला की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह भोला भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी अकल हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और भोला ने जो कुछ कहा था
वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत लाला किशन से लिया था। वो जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप भोला से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो लाला किशन के यहां काम करता था। बोलो भोला, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन लाला किशन की है। रामलाल मालिक और बिरजू मालिक ने तो बस कुछ वक्त से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। लाला किशन को बुलाने के लिए कहो। भोला, तुम एक काम करो, जाओ और लाला किशन को बुलाकर लेकर आओ। भोला फौरन जाकर लाला किशन को बुला लाता है, लेकिन लाला किशन अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक ढांचा निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि लाला किशन की है। नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहां बस कुछ वक्त से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर भोला से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन लाला किशन की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन लाला किशन की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन लाला किशन की है। नहीं साहब, हमने लाला किशन के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हथियाना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। अब बताओ, ये ढांचा यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली ढांचा है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हथिया ली। मैंने और भोला ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। लाला किशन की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भोला को इस मंसूबे में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब लाला किशन और भोला की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी लाला किशन को वापस दे देंगे। रामलाल और बिरजू दोनों सरपंच और लाला किशन से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख लाला किशन ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और लाला किशन ने अपना केस वापस ले लिया। लाला किशन के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। शुक्रिया लाला किशन जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है रामलाल, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे वक्त में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में लाला किशन ने भोला को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। भोला, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो भोला, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा।
तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह भोला ने अपनी मेहनत और अकल से लाला किशन को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह भोला ने अपनी मेहनत और चालाकी की मदद से अपनी बुरी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।